नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं और बहुत सारी न्यूज जो हम डिस्कस करते हैं उनमें से आज ब्रेक लेने का समय है। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर की इतिहास की, और 16 दिसंबर का इतिहास हमें बताता है कि किस तरीके से भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और भारतीय सेना के साहस ने एक देश क्रिएट करके रख दिया था। यानी कि हम बात कर रहे हैं 16 दिसंबर 1971 की, और 16 दिसंबर 1971 को जो इतिहास रचा भारतीय सेना ने, वो इतिहास अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। दोस्तों, मेरे पीछे आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, और ये फोटो है जिसमें जनरल नियाजी सरेंडर कर रहे हैं जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को। और जनरल नियाजी पाकिस्तानी आर्मी के सो कॉल्ड फाइनेस्ट जनरल हुआ करते थे, और यहां पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो कि अपने आप में भारतीय सेना की एक मिसाल हैं। दोस्तों, इस फोटो को आप देख पा रहे हो, बड़ी आइकॉनिक फोटो है। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल जूइश जनरल थे हमारे JFR जेकब जी, ये सब लोग खड़े हुए हैं, और यहां पर साइन हो रहा है पब्लिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। यानी कि ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिससे पाकिस्तान की सेना में पाकिस्तान के सेनापति जनरल नियाजी सहित 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बात है 16 दिसंबर सन 1971 की। इतिहास जानेंगे, कहानी जानेंगे, और इस विजय दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करेंगे। दोस्तों, इस फोटो को देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस दुनिया से विदा होने वाला होऊंगा तो लास्ट चीज जो मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहूंगा वो ये फोटो होगी। मैं हमेशा इसे देख करके भावुक हो जाता हूं, क्योंकि इस फोटो में हमारे भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम कूट कूट के भरा हुआ है। कैसे पाकिस्तानी आर्मी ज्यादा थी, बावजूद इसके हम लोगों ने उसे सरेंडर करवा दिया, ये कहानी आज आपको मैं पूरे अच्छे तरीके से सुनाऊंगा। यहां आप देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है, जिसमें एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी और दूसरी तरफ AAK नियाजी, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाल जुर्रत सितारा पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। बाय द वे, पॉलिटिकली थोड़ा करेक्ट होकर के नाम लेना चाहिए। एनीवेज, इस कहानी को थोड़ा हम जानेंगे दोस्तों, और इस कहानी को ऐसे भी समझेंगे कि आज़ादी के पहले भारत किस तरह से था। ऊपर वाला हिस्सा कश्मीर, इधर पश्चिमी पाकिस्तान, और पश्चिमी पाकिस्तान के अलावा जो बांग्लादेश आज का है वो पूर्वी पाकिस्तान बनकर आज़ाद हुआ था। 1971 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, 1971 में यहां टेंशन्स बढ़ने लगे। तो आइए इस कहानी को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्रम समझ लेते हैं कि कैसे राजनीतिक असंतुलन फैला, उसके बाद लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ आवामी लीग की शानदार विजय कैसी रही, कल्चरल डिफरेंसेस क्या रहे, सांस्कृतिक अंतर, फिर उसके बाद ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया, ऑपरेशन ट्राइडेंट वो भी चलाया गया, इंडिया और बांग्लादेश का कैसा सहयोग रहा, और अंत में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना की हार हुई और हम विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर 1971, हमारे स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ है भारतीय इतिहास में। तो दोस्तों, 16 दिसंबर आज की डेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल इम्बैलेंस से। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी जाती है कि जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ तो हमारे पश्चिम में एक पाकिस्तान का हिस्सा रहा और पूर्व में भी पाकिस्तान का हिस्सा। 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, और बंगाल के विभाजन में लॉर्ड कर्जन ने यह बता दिया था कि जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा है वहां पर मुसलमान ज्यादा होंगे, और जो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा है वहां पर हिंदू ज्यादा होंगे। पश्चिमी बंगाल आज तक पश्चिमी बंगाल है, जो कि बंगाल के पश्चिम में हुआ करता था, लेकिन पूर्वी बंगाल दोस्तों 1947 में एक नाम बदला और इसका नाम हुआ पूर्व या पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान, और उसके अलावा 1971 में एक बार फिर भारतीय सेना ने इसका नाम बदल दिया और इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान से आजाद करवा के रखा गया बांग्लादेश। दोस्तों, यहां पर बांग्ला लोग रहते हैं जो बंगाल के मूल निवासी हैं, और ये बांग्ला लोग जो कि बंगाल के मूल निवासी हैं, इन लोगों ने हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान वालों का कहर झेला। पश्चिमी पाकिस्तान वाले स्वयं को डिसेंडेंसी के हिसाब से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। श्रेष्ठ कहने का मतलब वो सोचते हैं कि हमारी जो ओरिजिन है, हम अफगान हैं, हम पठान हैं, हम ज़्यादा बेहतर नस्ल हैं बजाय एक बंगालियों के जो कि छोटे और काले रंग के होते हैं।
ऐसी सोच जो कि एक नस्लवादी विचारधारा को बताती है, इसी सोच के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज, बहुत ज्यादा गंदे काम इन लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान में किए हुए थे। अब आगे चलकर जब पहली बार पाकिस्तान में आम चुनाव होने की बात हुई तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और जिसमें प्रोमिनेंट लीडर का नाम आप सुनते हो जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में चुनाव करवाएंगे और यहां पर सरकार हम लेकर के आएंगे। अब दोस्तों एक अंतर आप समझने की कोशिश करें यदि, तो अंतर समझ करके आप ये पाएंगे कि अगर पश्चिमी पाकिस्तान में देखें तो एरिया वाइज ये बड़ा है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को देखें तो एरिया वाइज छोटा है। परंतु अगर हम बात करें जनसंख्या की तो पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादा थी, और हम बात करें जनसंख्या की तो दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान में कम थी। टोटल ये डिसाइड हुआ कि 300 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें से लगभग 160 सीटें ईस्ट पाकिस्तान की तरफ और 140 सीटें वेस्ट पाकिस्तान की तरफ। जुल्फिकार अली भुट्टो का गणित ये कहता था कि वो लगभग सीटें यहां की तो जीत ही लेंगे, और कुछ भी सीटें अगर उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में जीती तो पूर्वी पाकिस्तान में जीतने पर उन्हें मिलेगा फायदा, और वो फायदा ऐसा होगा कि वो बन जाएंगे इस पूरे के पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पर ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि मैंने कहा 160 सीटें जो ईस्ट पाकिस्तान में बटी हुई थी, ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ एक पार्टी खड़ी हुई, जिस पार्टी का नाम था आवामी लीग। आवामी लीग के मुखिया हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने 1970 में होने वाले इलेक्शन में यहां पार्टिसिपेट किया, और जब इलेक्शन हुए तो आवामी लीग को 158 सीटें मिली, और यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ सीटें मिली, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां तो सीटें ही नहीं मिली। अब ऐसी स्थिति थी कि अगर 300 सीटों में 150 से ज्यादा सीट कोई पार्टी ले आती है तो प्रधानमंत्री उसी का होगा। आवामी लीग तो फिर भी 158 लेकर के आई थी, और अगर ऐसा है तो इस स्थिति में दोस्तों आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान को ही बनाया जाना था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान जो कि नस्लवादी विचारधारा पर चलने वाला, वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि इस्लामाबाद में आकर के कोई व्यक्ति ईस्ट पाकिस्तान से बैठेगा, नाम होगा शेख मुजीबुर रहमान। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर सारे कहर ढा दिए, और इनका सो कॉल्ड फाइनेस्ट जनरल था जिसे इन्होंने यहां के लोगों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए भेजा। नाम था जनरल नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाल ए जुर्रत, सितारा ए पाकिस्तान। तो दोस्तों उस व्यक्ति को यहां भेजा गया, और उसके अंडर में एक जनरल आता था दोस्तों जिसका नाम है टिक्का खान। जनरल टिक्का खान और जनरल ए के नियाजी, इन दोनों ने मिल करके यहां पर जो एट्रोसिटीज ढाई हैं, जो लोगों के ऊपर कहर बरपाए हैं, उस कहर का नाम है ऑपरेशन सर्चलाइट। ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को घुटनों के बल बिठा करके उनके सर धड़ से अलग कर देना, विमेन का रेप किया जाना, लैंड छीन लेना, पिलेज किया जाना, इससे परेशान यहां बांग्लादेश के लोगों ने, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने मुक्ति वाहिनी बनाई, और यह मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग इंडियन आर्मी ने दी। तो दोस्तों यहां से भारत का इंटरफेरेंस शुरू होता है, क्योंकि बार बार ईस्ट पाकिस्तान से ये लोग कई बार मदद वेस्ट पाकिस्तान वाले इनकी कर रहे थे सी रूट के थ्रू। अब ये अगर पश्चिमी पाकिस्तान से सी रूट के थ्रू ईस्ट पाकिस्तान में जा रहे हैं तो इनका सबसे बड़ा बेस था दोस्तों कराची का नेवी बेस, और इस कराची के नेवी बेस को भी तो शांत करना था, तब जाकर के तो हैंडल हो पाती सारी की सारी चीजें। दोस्तों ये युद्ध हर जगह लगभग चालू हो चुका था। इससे पहले कि भारतीय एयरफोर्स कुछ करे, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय एयर स्ट्रिप्स पर बम गिरा दिए। भारतीय एयर स्ट्रिप्स पर बम गिरे, उसके साथ उन्होंने कश्मीर में भी इनकर्जन किया, और साथ ही साथ यहां दोस्तों इन्होंने जैसलमेर के पास वाले क्षेत्र में भी इनकर्जन किया। और आप सभी लोग जानते हो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो कि बाद में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी बनकर के रिटायर हुए, और आपने सुनी होगी लोंगेवाला के बैटल की कहानी, जहां पर पाकिस्तान की संख्या, जो सैनिकों की संख्या है, वो टैंक और सैनिकों को मिला करके 2000 से ज्यादा, और यहां पर मुट्ठी भर सैनिकों ने मिलकर लोहा लिया था, और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर एक मूवी बनी है बॉर्डर, जिसमें रोल प्ले किया गया है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का सनी देओल के द्वारा, आप लोगों ने देखी जरूर होगी। इतिहास ये कहता है कि उस समय पर हमारे पास आर्मी के फाइनेस्ट कमांडर्स हुआ करते थे, और जो भी फाइनेस्ट कमांडर्स थे, उन फाइनेस्ट कमांडर्स में से एक जो जनरल सैम मानेकशॉ थे, वो
दिल्ली की गद्दी पर। एंड देन उसके बाद दिल्ली की गद्दी मतलब कहने का ये नहीं प्रधानमंत्री, दिल्ली की गद्दी मतलब कि वो आर्मी के जनरल थे। आर्मी के जनरल के साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, अनदर हीरो, 6 फुट 2 इंच टॉल राजपूत, ही वॉज अ ग्रेट फाइटर। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही 1967 में हरा दिया था चाइना को। और आजकल जो ऑनगोइंग चाइनीज टेंशन है उसके बारे में मिलिट्री वाले भी कहते हैं कि हमें सगत सिंह अप्रोच अपनाने की जरूरत है। दोस्तों उसके अलावा 1961 में जो ऑपरेशन चलाया गया जिसमें गोवा को पुर्तगालियों से छीन भारत में मिलाया गया, वह सब भी लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की वजह से ही संभव हो पाया। 1971 के युद्ध में वो भी थे। अनदर फाइनेस्ट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, कमाल के जनरल थे, जूइश जनरल थे, कुषाण टाइम ऑफ हिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे हथियारों की खोज में हमेशा व्यस्त रहते थे। और शानदार तरीके से इन्होंने कोलकाता से फ्लाइट लेकर ढाका में जाकर जनरल नियाजी के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर यूं फेंक के कहा, जनरल यू हैव 30 मिनट्स टू साइन दिस सरेंडर डॉक्यूमेंट। और 30 मिनट बाद जब वापस अंदर गए तो जा करके जनरल को देखा तो जनरल आंखें मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के आंसू नहीं रुक रहे थे, नियाजी परेशान हो रखा था और कहते हैं कि आई टेक योर साइलेंस फॉर अ यस, और मैं अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, ये जो आपकी तरफ से आत्मसमर्पण का डॉक्यूमेंट है, आत्मसमर्पण के डॉक्यूमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद ये पब्लिक सरेंडर हुआ पाकिस्तानी आर्मी का दोस्तों, और पब्लिक सरेंडर इंडियन आर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था पाकिस्तानी आर्मी ने। अब हम आगे बढ़े तो ये कहानी वैसे तो मैंने आपको पूरी की पूरी सुना ही दी है। शानदार विजय वैसे आवामी लीग की हुई जैसा कि मैंने आपको बताया, और प्राइम मिनिस्टर तो वो बनने ही वाले थे, शेख मुजीबुर रहमान जी। अब आप देखो बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों में कितना फर्क है, कल्चर का फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है दोस्तों। यहाँ पंजाबी डोमिनेंट, पश्तो डोमिनेंट, या यहाँ पर जो अफगानी वो लोग ऑरिजिन के रहते हैं, बंगाल में बंगाली ऑरिजिन के इंडियन लोग रहते हैं। कैसे इन दोनों का किसी भी तरीके का समागम संभव हो पाता। और जब मैं बात करता हूं ऑपरेशन त्रिशूल की, तो ऑपरेशन त्रिशूल भी बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ऑपरेशन त्रिशूल जो कि मुंबई से लॉन्च किया गया, इसने जाकर के सीधे कराची का पूरा पोर्ट उड़ा दिया था 4 दिसंबर 1971 को, जिसकी वजह से आज भी ऑपरेशन त्रिशूल को याद करते हुए हम 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, नेवी डे कहते हैं उसे। ये कहानी सिर्फ शौर्य की नहीं है, ये कहानी है ग्रिट की, ये कहानी है परसिवरेंस की, ये कहानी है पैशन की, और ये कहानी है एक लॉन्ग टर्म दृढ़ निश्चय की, जो दृढ़ निश्चय दिखाया था भारत की सेनाओं ने। न सिर्फ कि भारत की जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये सभी लोग मिलकर के लड़ रहे थे ये युद्ध। और दोस्तों उसके बाद कराची का पोर्ट जब बर्बाद हुआ, यहां पर आप आइकॉनिक फोटो देख सकते हैं। यह आइकॉनिक फोटो ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की है, जो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ कुछ सालों पहले, और इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये लोंगेवाला नाम की जगह, जहां पर आप देख सकते हो सनी देओल भी खड़े हुए हैं, और ये उसी टाइम की बात है जब वो टैंक की साथ शूटिंग हुई होगी बॉर्डर मूवी की। तो ये कहानी दोस्तों आप लोगों को भाव विभोर कर देती है। आपको समझ में आता है कि ऑपरेशन सर्चलाइट में जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी के लोगों ने बांग्लादेशियों पर जो जुल्म ढाए थे, उस जुल्म का बदला लिया था आगे चल करके ऑपरेशन ट्राइडेंट में हमारी नौसेना ने। 4 दिसंबर 1971 ऑपरेशन त्रिशूल, और कराची का पूरा नेवी बेस बर्बाद। क्या बात है, इन्होंने कमाल कर दिखाया था दोस्तों। भारत बांग्लादेश सहयोग यह था कि मुक्ति बाहिनी, और मुक्ति बाहिनी वो लोग थे जो चाहते थे कि भारत हमारी मदद करे, और इसकी मदद से हम पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाएं। यदि पाकिस्तान की सेना को दर्द होता है तो फिर ये बात तो सही है कि हम लोगों के पास ऑप्शन होगा कि हम पाकिस्तान को कंटेन कर पाएंगे। इस तरह से आवामी लीग के लोगों को ट्रेनिंग दी गई। आवामी लीग के लोग प्रॉपरली ट्रेंड भी थे, और आवामी लीग के लोग प्रॉपरली लड़ने के लिए तैयार भी। आगे बढ़ते हैं जब हम इस कहानी में, तो दोस्तों इस कहानी में हमें पता चलता है कि दिसंबर 16, 1971 को, अब देखिए युद्ध शुरू होता है ये 3 दिसंबर को 1971 में, और विश्व युद्ध द्वितीय के बाद आज तक पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई पब्लिक सरेंडर हुआ है तो वो पाकिस्तानी सेना का भारत की सेना के सामने हुआ है। 93,000 सैनिकों के साथ 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक चले हुए युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। 13 दिन भी ये युद्ध नहीं चला और 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। यह है भारतीय सेना की रणनीति या स्ट्रैटेजी। 13 दिन भी युद्ध नहीं चला। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, जैसा कि मैंने कहा,
मोहम्मद अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाल ए जुर्रत, सितारा ए पाकिस्तान, ये सब अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं जो इसको मिले हुए थे। फिर फाइनली जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया तो इंडियन आर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, जो कि एक सम्मान है, मिलिट्री की तरफ से दिया ही जाना चाहिए। पाकिस्तान मिलिट्री की हार और पाकिस्तान को फिर इस तरीके से शर्मनाक स्थिति देखा जाना। दोस्तों इसके बाद होता है शिमला एग्रीमेंट, और ये जो शिमला एग्रीमेंट था, ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था उस समय पर इंदिरा गांधी जी और दूसरा पाकिस्तान के काउंटर पार्ट के बीच। और शिमला एग्रीमेंट के तहत जिन जिन एरियाज पर पाकिस्तान वाले लोग थे उनको हमने हटाया था और वहां पर फिर से एक बार भारतीय एरिया को लिया था। हाँ, ये जरूर है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान को नहीं निकाल पाए। शायद हमारे पास ये मौका ज़रूर होता उस समय पर कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान को निकाल देते, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के 93,000 सैनिक थे। 93,000 सैनिक या हॉस्टेजेस कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों ये कहानी रही है भारतीय सेना के शौर्य की, और एक बार फिर से आप लोग ये फोटो और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर देखिए और खुश हो जाइए कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश के 2 टुकड़े कर दिए, और देश के 2 टुकड़े बटे, और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान रह गया सिर्फ पाकिस्तान। चलिए इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे पूरे अड्डा 24/7 में से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एक कोड का इस्तेमाल करिए Y263, और साथ ही साथ अगर कोई बैच या टेस्ट सीरीज या कोई बुक्स खरीदना चाहते हैं तो Y263S का इस्तेमाल करना मत भूलिए। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी से मुलाकात होती है और हमारी पढ़ाई होती है। शेयर करिए इस पूरी कहानी को, भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम को, और दोस्तों हम लोग मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।